हेलो माय फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कृष्णा। हमने जो लास्ट टाइम लेक्चर लिया था वहाँ पर मैंने चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट किया था। इस बार अपना होगा चैप्टर नंबर 3, जो स्क्रीन के सामने आपको दिखता होगा, स्कोप ऑफ सप्लाई। ठीक है, स्कोप ऑफ सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे। तो वो टॉपिक में हम अब क्या देखने वाले क्या नहीं देखने वाले, यहाँ पर पूरा मैंने मनन प्रकाशन का बुक का पढ़ा रहा हूँ, मैं पहले से बोलता आ रहा हूँ, राइट। तो इस टॉपिक में हमने क्या क्या कवर करना है वो चीज़ देखेंगे, और उसके बाद में हम आज कोशिश करेंगे कि स्कोप ऑफ सप्लाई मैं पढ़ा दूँ। तो ये स्कोप ऑफ सप्लाई में क्या कवर होता है वो देख लेते। चलिए, पहला तो जहां तक यहाँ लिखा है मैंने, इसमें टॉपिक कवर में क्या आने वाला है, टैक्सेबल इवेंट। सर ये टैक्सेबल इवेंट क्या होता है वो बात करेंगे। टैक्सेबल इवेंट का मतलब क्या होता है उसके बारे में देख लेंगे एक बार। फिर स्कोप ऑफ सप्लाई, यहाँ पर कुछ सप्लाई को ज्यादा इज्जत दिया गया है, तो स्कोप ऑफ सप्लाई, सप्लाई का क्या स्कोप है। स्कोप का मतलब मेरा जो डेफिनेशन है, सप्लाई क्या क्या चीज को कवर करता है, क्योंकि जब जीएसटी की बात आती है तो जीएसटी स्टार्ट कैसा होता है, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट है। सप्लाई वर्ड यूज करता है, वहां पर सेल यूज नहीं होता है, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं बोला जाता है, वहां पर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोला जाता है। तो सप्लाई का बहुत ही अहमियत है इस चैप्टर में। इस पूरा एक्ट में सप्लाई अपना क्या बोला जाता है, उसको टैक्सेबल इवेंट बोला जाता है। उसको टैक्सेबल इवेंट क्या होता है वो भी देख लेंगे हम, ठीक है। उसके बाद में शेड्यूल 1 के बारे में बात करेंगे। शेड्यूल 1 क्या है सर, शेड्यूल 2 क्या है और शेड्यूल 3 क्या है, उसके बारे में एक बार देख लेंगे। ये तीनों शेड्यूल कुछ ना कुछ कह रहा है गुड्स एंड सर्विस के ऊपर। अगर ये शेड्यूल के अंदर कुछ चीजें फॉल होती है तो वो टैक्सेबल हो सकती है, वो टैक्सेबल नहीं हो सकती है। तो उसको टैक्सेबल नहीं होने के बावजूद भी वो टैक्सेबल किया जा रहा है। तो ये सब शेड्यूल में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद में हम लोग कॉम्पोजिट सप्लाई देखेंगे। हालांकि ये जो कॉम्पोजिट सप्लाई है, हमने प्रीवियस टॉपिक में कवर किया था, प्रीवियस टॉपिक में कवर किया था। बट वो प्रीवियस टॉपिक में वेरी बोल सकते हैं हम लोग कि जस्ट ओवरव्यू लिया था, उसका ओवरव्यू लिया था, हमने पूरा डिटेल में नहीं पढ़ा था। हाँ, मैंने मिक्स सप्लाई के बारे में सिर्फ बात की थी, बट वहां पर मैंने पूरा डिटेल में उसको कुछ बताया नहीं था मिक्स सप्लाई क्या होता है। मैंने कॉम्पोजिट सप्लाई आपको अच्छे से बताया था, ठीक है। तो हम लोग मिक्स सप्लाई एंड कॉम्पोजिट सप्लाई में क्या फर्क होता है वो भी हम लोग ये टॉपिक में देख लेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके ये टॉपिक पूरे मिला के 7 पॉइंट से, इसके अंदर 7 टॉप ये इंडेक्स में 7 पॉइंट्स आते हैं, वो कवर करना है। तो आज मैं कोशिश करूंगा टैक्सेबल इवेंट और स्कोप ऑफ सप्लाई को कवर कर पाऊँ आपके सामने विद एग्जांपल्स जो उन्होंने दिया है। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ये इन किसके बारे में, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 एंड शेड्यूल 3 के बारे में बात करेंगे। और उसके बाद में जो बचता है ये 2 टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो कोशिश करूंगा मैं इसको 3-4 लेक्चर में ये टॉपिक को मैं क्लोज कर पाओ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये इंडेक्स है तुम्हारा, राइट है। एक बार देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं हर एक चीज यहाँ पर डिटेल में पढ़ाने जाऊंगा तो मेरा शायद कभी नहीं हो पाएगा। अगले साल का इनडायरेक्ट टैक्स जो आएगा तब तक चलता ही रहेगा अपना। तो मैं इस टॉपिक में बहुत ही डिटेल में पढ़ के मैंने इसका अलग से नोट्स टाइप मैंने बाजू में लिख लिया है। तो आप क्या करना, आप नोटबुक लेना और आराम से रजिस्टर में क्या करना, नोट करते जाना जो जो स्क्रीन पे दिखता है। वीडियो स्टॉप करना, देख लेना और आराम से लिख लेना मैंने क्या क्या लिखा है। अगर उतना भी पढ़ लेते हो तो तुम लोग का मोस्टली पूरा का पूरा टॉपिक कवर हो सकता है, ठीक है। तो अभी आज मैं जो लिख रहा हूँ टैक्सेबल इवेंट और स्कोप ऑफ सप्लाई के बारे में, वो अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बाजू में मैंने कुछ लिखा है, जैसे आपको बता देता हूँ मैं एक बार, ये देखिए। तो मैंने ये जो लिखा है यहाँ पर, ठीक है, ये सब आपको लिख लेना है आपके एक नोट्स में, क्योंकि ये बहुत सिंपल में लिखा है मैंने, जो आपको जल्दी समझ में आ सकता है, ठीक है। हाँ, तो वो जब पढ़ाता रहूंगा तब आप वीडियो रोक के उसको ले लेना, स्क्रीन अपना लिख लेना, टॉपिक नोट कर लेना, ठीक है। चलो सबसे पहला बात करते हैं हम लोग टैक्सेबल इवेंट। ये टैक्सेबल इवेंट क्या होता है, देखो टैक्सेबल इवेंट क्या होता है, मतलब चार्जिंग सेक्शन होता है ना, चार्जिंग सेक्शन याद है अपना, हम डायरेक्ट टैक्स में चार्जिंग सेक्शन बात करते थे, वो रेसिडेंट है नहीं है, तब वो चार्जिंग सेक्शन सेक्शन नंबर 4 आता था, याद है। तो वो चार्जिंग सेक्शन होता है, मतलब अगर वो चार्जिंग सेक्शन में आप फॉल होते हो तो ही जीएसटी का एक्ट एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज ये एक्ट एप्लीकेबल ही नहीं होगा। तो टैक्सेबल इवेंट कब आता है, मतलब मैं कोई भी गुड्स को सप्लाई करता हूँ,
कोई भी सर्विसेज देता हूं, तो वो चार्जेबल कब होगा? चार्जेबल कब होगा? अंडर जीएसटी। जीएसटी के अंदर चार्जेबल कब होगा? कौन से पॉइंट पे जाकर जीएसटी उस पे स्टार्ट हो जाएगा प्रोविजंस एप्लीकेबल होना उस पे, राइट है? प्रोविजंस एप्लीकेबल होना कब से स्टार्ट होगा? उसको बोलते हैं टैक्सेबल इवेंट। तो टैक्सेबल इवेंट, देखो ये चीज मैं इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पर टैक्सेबल इवेंट का मतलब होता है जब 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 क्रिएट्स क्या? अट्रैक्ट द लायबिलिटी टू टैक्स, मतलब जिस दिन जीएसटी का लायबिलिटी अट्रैक्ट होगा, वो पॉइंट को क्या बोला जाएगा? टैक्सेबल इवेंट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा उसको? टैक्सेबल इवेंट। अगर कोई गुड्स आप बेचते हो, कोई सर्विस आप देते हो, तो वो जिस दिन जीएसटी उस पे एप्लीकेबल हो जाएगा, टैक्सेबल टैक्स लगना उस पे जीएसटी का, तो उस दिन वो टैक्सेबल सप्लाई माना जाएगा और उसको टैक्सेबल इवेंट बोला जाएगा। ठीक है, जैसे कि प्रीवियसली अगर देखोगे आप, प्रीवियस जो टैक्सेबल लॉस थे, एक नहीं था अपने पास, एक्साइज ड्यूटी, मैंने बहुत सारा आपको पहले से पढ़ा दिया है, राइट है? एक्साइज ड्यूटी हो गया, राइट है? वैट हो गया, राइट है? सर्विस टैक्स हो गया, ये सब पहले क्या थे? अलग अलग एक्ट थे उसके ऊपर, राइट है? तो एक्साइज ड्यूटी कब लगता था? जब मैन्युफैक्चर कोई चीज आप बनाते थे तब जाके एक्साइज ड्यूटी आता था। तो टैक्सेबल इवेंट क्या बना उसका? मैन्युफैक्चरिंग बना उसका। क्या बना? टैक्सेबल इवेंट मैन्युफैक्चरिंग। जिस दिन मैन्युफैक्चर हो उस दिन एक्साइज ड्यूटी आएगा, अदरवाइज वो नहीं आएगा कहीं पर भी। और सेम वैसे ही जैसा वैट क्या बोलता था? जिस दिन सेल होगा कोई गुड्स, राइट है, बनकर बिक जाएगा, ये तो बनना तो एक्साइज ड्यूटी आता है बीच में, बट बनकर अगर पड़ा रहेगा एक ही जगह तब तक वैट नहीं लगेगा। जिस दिन कोई आप सेल करोगे गुड्स को तो उस दिन वैट बीच में आएगा। तो सर्विस टैक्स का भी वैसे ही था, सर्विस जिस दिन प्रोवाइड करोगे उस दिन उसका सर्विस टैक्स बीच में आएगा। तो यही चीज जीएसटी क्या बोलता है? जीएसटी क्या बोलता है? जीएसटी क्या बोलता है? जीएसटी देखो यहाँ पर क्या बोलता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स मींस अ टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस और बोथ। सर ये किधर था सर? अरे यार भूल गया क्या आप? ध्यान करो, याद करो, याद करो, हमने क्या पढ़ा था? हमने क्या पढ़ा था? जीएसटी का डेफिनेशन। देखो जब मैं ऐसा करता हूं तो आप वीडियो रोक के बाद में पूरा सुन के आराम से इसको नोट कर लेना। याद है हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था डेफिनेशन ऑफ जीएसटी। जीएसटी का डेफिनेशन क्या है? जीएसटी का डेफिनेशन में क्या आता है सर? अंडर आर्टिकल 366, जहां तक याद है मुझे, आप जाके देख सकते हो नोट्स में, ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या लिखा है? जीएसटी का मतलब क्या है? मींस क्या है? मींस क्या है? एनी टैक्स, कोई भी टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ, एक्सेप्ट क्या? टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ, क्या बोल रहा है? सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन। सर याद आ गया होगा, हाँ सर यही था, फर्स्ट टॉपिक में हमने कवर किया था। आर्टिकल 366 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स का मतलब होता है कोई भी टैक्स जो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे लगेगा या फिर उसके दोनों पे लगेगा। एक्सेप्ट में क्या लिखा था हमने? अल्कोहलिक लिकर, जो एक्सेप्शन में आता है, फॉल होता है। ठीक है, तो सर ये समझ गया। तो इससे हमें क्या लेना देना? अरे यहाँ पर एक वर्ड आया है, सप्लाई आया है, बहुत बड़ी बात है ये, राइट है? ये जो सप्लाई दिख रहा है ना, ये सप्लाई, ये सप्लाई बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमने डेफिनेशन जब पढ़ रहे थे हम लोग, ठीक है, सॉरी हाँ चलो, डेफिनेशन जब हम पढ़ रहे थे, डेफिनेशन में हम लोग गुड्स का डेफिनेशन पढ़ लिए, राइट है? गुड्स का डेफिनेशन याद करो, उसके ऊपर पूरा एक टॉपिक चला था अपना। उसके बाद में सर्विस का डेफिनेशन लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया। तो गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ, ये दोनों तो हम लोग कवर कर लिए, राइट है? गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ, ये दोनों कवर कर लिए। और अल्कोहलिक लिकर दोनों खुद से बोल रहे कि नहीं आएगा जीएसटी में। तो बचता क्या इसमें समझने लायक? समझने लायक सिर्फ एक बचता है सर, सप्लाई। सप्लाई किससे बोलेंगे? सप्लाई कब आएगा? सप्लाई किससे बोला जाएगा, ये बचता है मेन पॉइंट। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है व्हाट इज सप्लाई। सप्लाई क्या होता है? सप्लाई जब जानोगे तभी जाके तो आप गुड्स एंड सर्विस टैक्स को टैक्सेबल में टैक्स लगाओगे, अदरवाइज सप्लाई नहीं समझेगा आपको किसे बोलते हैं, तो वो चीज आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो ठीक है, तो हमने ये टैक्सेबल इवेंट के बारे में समझा। टैक्सेबल इवेंट कब आता है सर? एक ही चीज पे आता है, सब देखना है, ठीक है? सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है? तो चलो सर सप्लाई देखते हैं। सर सप्लाई तो देख लेंगे, यहाँ पर टैक्सेबल सप्लाई है,
ये देखो, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी बात किया लास्ट टाइम डेफिनेशन में। डेफिनेशन में क्या था? सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई का मतलब क्या होता है? सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस और बोथ विच, ये वेरी इंपॉर्टेंट, विच लेवेबल अंडर दिस एक्ट, मतलब कोई भी सप्लाई जिस पे चार्ज होगा जीएसटी, उसको बोला जाएगा टैक्सेबल सप्लाई। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? सिर्फ सप्लाई बोला तो मैंने कोई गुड्स एंड सर्विस बेचा और वो गुड्स एंड सर्विसेज पे टैक्स अगर लगेगा, लेविड होगा, लेविड का मतलब चार्ज होगा जीएसटी, तो उसे क्या नाम मिल जाएगा? टैक्सेबल सप्लाई नाम मिल जाएगा। उसको क्या नाम मिल जाएगा? टैक्सेबल सप्लाई। ये सब डेफिनेशन हमने लास्ट टाइम कवर किया था, तो इस पे मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, ये टाइम वेस्ट है अपने लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेन क्या बोलते हैं? इट शुड बी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस होना चाहिए और लेविड टू जीएसटी, ये दो चीज अगर आते तब जाके वो क्या बन जाता है? ये दो चीज अगर आते, ए प्लस बी जब आता है, राइट है, सप्लाई प्लस लेविएबल जब आ जाता है तो वो बन जाता है टैक्सेबल सप्लाई। समझा? टैक्सेबल सप्लाई, सिंपल वर्ड्स में, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। तो ये जो नीचे लिखा है वो सब चीज एक बार देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट वो पॉइंट देख लेना, क्या लिखा है मैंने, ये देखो, सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर इज नॉट लायबल अंडर जीएसटी। तो यहाँ पर लीकर के बारे में बात किया, ठीक है। यहाँ पर किसके बारे में बात किया? लीकर के बारे में बात किया। अब लीकर जीएसटी में आता ही नहीं है तो टैक्स की बात ही नहीं आती है, तो वो टैक्सेबल सप्लाई नहीं बना, वो सिर्फ सप्लाई बना, टैक्सेबल नहीं बना वो, ठीक है। तो ये नहीं बना। और सेकेंड, अब क्या होता है ना, बहुत सारे ना चीजें हैं किसमें? जीएसटी में, जैसे कि एग्जेम्प्ट सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई, ठीक है। जैसा सेकेंड, नील रेटेड सप्लाई, नील रेटेड सप्लाई। सेकेंड, जीरो रेटेड सप्लाई। ये सब भी क्या बन जाएगा? टैक्सेबल बन जाएगा, टैक्सेबल सप्लाई। क्यों बोल रहे हैं सर? देखो क्या होता है ना, एग्जेम्प्ट सप्लाई का मतलब क्या होता है? एग्जेम्प्ट सप्लाई मतलब होता है कि सप्लाई तो है वो, बट गवर्नमेंट ने क्या बोला है, थोड़े देर के लिए इसको माफ कर दिया, एग्जेम्प्ट किया है। माफ का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट ने इसको स्पेसिफिकली बोला है, ठीक है, एग्जेम्प्ट, अभी फिलहाल मेरे नजर में ये चीज को थोड़ा दिन के लिए हम माफ कर देते हैं, इन फ्यूचर अगर मुझे लगा कि इस पे टैक्स लगना चाहिए तो एग्जेम्पशन से हटा दूंगा और उस पर टैक्सेबल लाऊंगा। मतलब वो सप्लाई तो नेचर है टैक्सेबल, बट उसको गवर्नमेंट ने फिलहाल के लिए एग्जेम्प्ट किया है, थोड़ा दिन के लिए उसको क्या किया है? टैक्सेबल नहीं किया, मतलब माफ किया है, टैक्सेबल तो है वो, ठीक है। सेकंड, नील रेटेड। एक क्या होता है ना, रेट का ना एक ये होता है, शेड्यूल होता है जिसमें रेट लिखा रहता है। मतलब अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पर दाल, दाल के लिए क्या रेट है? 5%। कोई भी चीज मैं बोल रहा हूँ, माउस लिया है तो माउस के लिए क्या रेट है? 10%। तो ये रेट चार्ट है। तो ऐसा बहुत सारी चीजें है, जैसा कीबोर्ड लिख दिया मैंने, कीबोर्ड जीरो रेटेड, मतलब वो बोलना चाहता है कि ऐसा नील रेटेड वाले भी सप्लाईज होते हैं, बट ये रेट कब आएगा? जब उस पर सप्लाई चार्ज होगा तब तो आएगा। अल्कोहल थोड़ी ना इधर बैठा है, अल्कोहल तो सीधा बाहर ही है, राइट। तो नील रेटेड भी एक रेट होता है, वो भी एक टैक्सेबल रेट होता है। अब वो जीरो है, इन फ्यूचर अगर उनको चेंज करना तो कर देंगे हम लोग, तो ये भी क्या बन जाता है? एक टैक्सेबल सप्लाई माना जाता है। तो सेम जीरो रेटेड, दोनों नेचर एक ही है, जीरो रेटेड और नील रेटेड एक ही है, ठीक है। तो ऐसा करके इन्होंने कहा है कि ये चीज भी क्या हो जाएगा, ये चीज भी क्या हो जाएगा, ये चीज भी हो जाएगा टैक्सेबल टू जीएसटी। जब तक जीरो रेटेड है वो तो नील जाएगा, और जिस दिन गवर्नमेंट को लगा उस पर 10% लगाना है, 20% लगाना है, 18%, जो भी लगाना है, जिस दिन उसने रेट चेंज कर दिया वो टैक्सेबल बन गया ऑन द स्पॉट। तो इसीलिए उसको क्या बोला गया है, ये सब चीजें भी क्या होती है, ये सब चीजें भी टैक्सेबल सप्लाई माना जाता है, ठीक है। चलो, ऐसे करके मैंने क्या कवर किया सर आज? फर्स्ट पॉइंट कवर किया, टैक्सेबल सप्लाई क्या होता है, ठीक है। टैक्सेबल सप्लाई, टैक्सेबल पर्सन कौन होता है बताओ अभी? टैक्सेबल पर्सन कौन होता है? टैक्सेबल पर्सन कौन होता है? टैक्सेबल पर्सन वो होता है जो जो पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और लायबल टू रजिस्टर अंडर दिस सेक्शन, मतलब जिसको रजिस्टर होना पड़ता है, रजिस्टर होना पड़ता है और लायबल है वो रजिस्टर के लिए, मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं किया बंदे ने, रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है। तो ऐसे जो पर्सन होता है जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है जिसको, और
जिसने किया हो वो बनेगा टैक्सेबल पर्सन। इन फ्यूचर जिसने ट्रांजेक्शन किया उस पर जीएसटी लग जाएगा। और टैक्सेबल टेरिटरी तो आपको पता है, इंडिया का जो डेफिनेशन है, अपना इंडिया का जो डेफिनेशन हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था, उसको टैक्सेबल टेरिटरी तो विद इन इंडिया आना चाहिए, तब जाके जीएसटी आएगा। अगर मैं यूएस में जाके वही ट्रांजेक्शन करके आता हूं तो वहां पे जीएसटी लगती नहीं है, ठीक है। तो इंडिया का वहां पे चलता नहीं है। तो ऐसा करके हमने क्या कवर किया, अरे यार क्या हुआ इसको, ठीक है मैं अभी रब कर लेता हूँ, तो ज्यादा ही गंदा कर दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे तो मैं जो बोलते जाता हूँ ना, आप क्या करो उसको नोट रजिस्टर में नोट करते जाना, उस हिसाब से पढ़ना, ठीक है। चलो अभी सबसे इंपॉर्टेंट है व्हाट इज सप्लाई। सप्लाई क्या होता है, सप्लाई, इतना देर से हम सप्लाई सप्लाई बात करो, चैप्टर का नाम ही क्या है, स्कोप ऑफ सप्लाई। तो सप्लाई का मतलब तो समझना पड़ेगा अपने को, बिना इसके लफड़ा है फिर, राइट है, ये तो समझना पड़ेगा। तो ये स्कोप ऑफ सप्लाई को समझने के लिए हम अब ये जो इन्होंने दिया है, ठीक है, इन्होंने जो दिया है मैंने वही चीज लिखा है बाजू में, बट मैंने थोड़ा कैसे समझने लायक लिखा। अगर आप ऐसा पढ़ने जाते हो ना तो आपको डर लगता है ये क्या लिखा है क्या पता नहीं, पढ़ने मन नहीं करता ये सब चीज, ठीक है। थोड़ा देर के लिए मुझे भी अच्छा नहीं लगा था पढ़ने, बट स्टिल मैंने क्या किया, इसमें पढ़ा, आराम से बैठा, एक आध घंटा दिया और अच्छे से आराम से उसमें से वैल्यूएबल थिंग्स निकाले और उसको प्रॉपर वे में अरेंज करके आपको रख रहा हूं। तो आप भी वही हिसाब से वो कॉपी कर लेना और उस हिसाब से देखो आगे क्या है, ये डेफिनेशन है पूरा यहाँ से यहाँ तक, राइट है, यहाँ से यहाँ तक पूरा डेफिनेशन है, पूरा पूरा का पूरा डेफिनेशन है ये पूरा, ठीक है। अब ये डेफिनेशन का ओवरव्यू दिया है नीचे, क्या दिया है, ओवरव्यू, मतलब वो डेफिनेशन पढ़ के और डिटेल में उनको पढ़ा रहे हैं हम लोग, ठीक है। सप्लाई, सप्लाई देखो यही चीज उसने थोड़ा क्या है, उसने थोड़ा ट्री डायग्राम टाइप बना के दिया है, टी, राइट है, ट्री डायग्राम बना के दिया है उसने, ठीक है। तो ठीक है, उसके बाद उसने क्या दिया है, फिर से वैसी टेबल फॉर्म में कुछ बना के दिया है। फिर उसके बाद में उसने एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया है, क्या किया उसने, एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया है। तो हम लोग आज यही चीज करने वाले हैं। तो क्या है सर, देखते चलो स्कोप ऑफ सप्लाई में क्या आता है, ठीक है। देखो तो ये पढ़ लेना पहले, इसके बाद में आप ये डेफिनेशन पे जाना तो आपको खुद ब खुद समझ में आएगा, ठीक है, सब समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेना। देखो सबसे पहले क्या है ना, मैं वो पढ़ने से पहले ना मैं ये बताना चाहता हूँ कि सप्लाई का डेफिनेशन पढ़ने से पहले हम लोग शेड्यूल 1 क्या है, शेड्यूल 2 क्या है और शेड्यूल 3 क्या है वो समझ के लेते हैं। तो सर सप्लाई जब बात करते हैं ना तो उसके अंदर है ना शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 के बारे में कुछ डिस्कस होता है। अब ये शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 ही पता नहीं हो तो सप्लाई का डेफिनेशन पढ़ने का वेस्ट है। तो एक शॉर्ट सा ओवरव्यू देता हूँ, क्योंकि ओवरव्यू से ही हम लोग क्या कर सकते हैं, सप्लाई का डेफिनेशन समझ में आएगा। अब आगे जाके नेक्स्ट लेक्चर में मैं शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, तो उसका आप टेंशन मत लेना। फिलहाल अभी शॉर्ट टर्म के लिए आप इसको मीनिंग समझ के रखना क्या है। शेड्यूल 1 क्या बोलता है, सप्लाई, सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन। क्या बोला, सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, मतलब देखो कंसिडरेशन डेफिनेशन पढ़ा था हमने, राइट है। और जब भी कोई गुड्स बिजनेस का डेफिनेशन भी पढ़ा था, फॉर कंसिडरेशन बोलता है कोई भी चीज हम लोग सप्लाई करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन होता है, मतलब कंसिडरेशन मिलना चाहिए मुझे उसके बदले, राइट है। फ्री में कोई काम करेगा वहां जीएसटी उठकर नहीं आता है, ठीक है। तो यही चीज बोलना चाहता है। शेड्यूल 1 में क्या होता है, एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ इट्स मेड विदाउट कंसिडरेशन, विदाउट मेड कंसिडरेशन। तो क्या बोलना चाहता है, देखो ऐसे एक्टिविटीज कौन से एक्टिविटीज, ऐसे एक्टिविटीज जो बिना कंसिडरेशन के, नो कंसिडरेशन, बिना कंसिडरेशन के क्या हुआ है, मतलब मैंने कोई गुड्स को सेल किया, मैंने गुड्स को सेल किया और उसके बदले मुझे पैसा मिला ही नहीं, नो पैसा, पैसा नहीं मिला। अब पैसा नहीं मिला वो कंसिडरेशन है ना वो मेरा। अब मैंने इसको क्या किया, इनडायरेक्टली उसको फ्री में सेल कर दिया, फ्री में कुछ भी नहीं, फ्री सैंपल दे दिया सामने वाले को, ले भाई रख के ले, तू मेरे को पैसे भी मत दे। तो ऐसा चीज जो है ना, ऐसा चीज सप्लाई मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, राइट है। तो शेड्यूल 1 क्या बोलता है, शेड्यूल 1 एक ही बात करता है, बोलता है ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज
जो सप्लाई किया गया हो, जो सप्लाई किया गया हो विदाउट कंसिडरेशन, क्या बोला मैंने, विदाउट कंसिडरेशन, उसको भी सप्लाई माना जाएगा। क्या बोला मैंने, उसको भी सप्लाई माना जाएगा, भले वो नो कंसिडरेशन हो, स्टिल स्टिल मैं क्या करूंगा, उसको सप्लाई माना जाएगा। तो इसको इनडायरेक्टली शॉर्ट में क्या बोलेंगे, इसको इनडायरेक्टली शॉर्ट में बोलेंगे डीम्ड सप्लाई। मतलब वो सप्लाई के डेफिनेशन में बिकता ही नहीं, फिर भी उसको क्या है, सप्लाई क्या बोलता है, भाई तू कंसिडरेशन में हो या ना हो मुझे कोई परवाह नहीं, ऐसे कोई कोई एक्टिविटीज है उसने लिस्ट आउट की है, वो एक्टिविटीज के अंदर अगर तुम फॉल होते हो, भले तुमने कंसिडरेशन लिया ना हो सामने वालों से, फिर भी मैं उसको क्या करूंगा, कंसिडरेशन सॉरी सप्लाई माना जाएगा। मतलब शेड्यूल 1 में ऐसे एक्टिविटीज है, ऐसे लिस्ट दिया उन्होंने, वो उसमें अगर तुम ट्रांजेक्शन करते हो बिना कंसिडरेशन के, तो भी उसको सप्लाई माना जाएगा, क्योंकि मेन फोकस क्या है, कोई भी गुड सप्लाई करते हो अपन कंसिडरेशन के साथ होना चाहिए, राइट। यहाँ पर तो विदाउट कंसिडरेशन है, स्टिल उन्होंने क्या बोला, इसको सप्लाई मानो, तो इसको शॉर्ट में हम क्या बोलेंगे, डीम्ड सप्लाई, मतलब मान के चलो ये सप्लाई, राइट है। सेकेंड, एक्टिविटीज ईदर, क्या बोल रहे हैं, एक्टिविटीज एक्टिविटीज ईदर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, और गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज, मतलब यहां पर क्या बोल रहा है, देखो ये जो है ना शेड्यूल 2 क्या बोलना चाहता है, देखो कोई भी तुम लोग ट्रांजैक्शन करते हो, देखो कोई भी तुम लोग क्या करते हो, ट्रांजैक्शन करते हो, कोई भी तुम लोग ट्रांजैक्शन करते हो, वो या फिर गुड्स होगा या फिर सप्लाई होगा, सॉरी या फिर गुड्स होगा या फिर सर्विस होगा, वो दोनों भी नहीं होगा। वो क्या बोल रहे हो, दोनों भी नहीं होगा। सर ये क्या बोल रहे हो आप, समझा नहीं मुझे, चलो ना समझ के लेते हैं अभी, ठीक है। ये क्या बोलना चाहते हैं सर, देखो मैं ये बोलना चाहता हूं कि ला देखो प्रीवियस जो था ना, प्रीवियस जीएसटी के पहले, प्री जीएसटी बोलते हैं अपन, राइट है, प्री जीएसटी, जीएसटी आने से पहले तब क्या होता था ना, एक सॉफ्टवेयर था, समझो सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर, ठीक है, सॉफ्टवेयर होता है, राइट। अब सॉफ्टवेयर कैसा है ना, अभी ये समझो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, राइट। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, हम दुकान में जाते हैं, हम शॉप में जाते हैं, राइट, हम शॉप में जाते हैं, अब वो शॉप वाला अपने को एक किट देता है एंटीवायरस का, वो किट को हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में यूज करते हैं, राइट, उसका कोड वगैरह डाल देते हैं और उसको एक्टिवेट करते हैं, राइट है। और वो आगे के 1 साल 2 साल जैसे अपना होगा सर्विस, उस हिसाब से वो हम सब्सक्रिप्शन जिस हिसाब से लिए होंगे उसका, जैसा उसको रिन्यू करेंगे उस हिसाब से, तो हमको आगे 1 2 साल सर्विस मिलता है उसका एंटीवायरस का, राइट है, कंपनी की तरफ से। तो ये जो चीज थी, ये जो चीज थी ना, पहले क्या करती थी, दो गवर्नमेंट है समझो, दो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ये दोनों का क्या था ना काम, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोलती थी, भाई ये जो सॉफ्टवेयर है ना, ये सॉफ्टवेयर है ना सर्विस है, ये क्या, ये सर्विस है, क्योंकि पूरा साल भर तो वो इंटेंजिबल नेचर है, इनडायरेक्टली, राइट है। वो साल भर क्या करता है, वो किट को किट नहीं यूज करता है, वो क्या करता है, सर्विस यूज करता है जो कंपनी प्रोवाइड कर रही है, राइट है, कंपनी जो प्रोवाइड कर रही है वो सर्विस यूज करता है वो, ना कि वो किट का कोई ये नहीं। और वही स्टेट गवर्नमेंट क्या बोलती थी, नहीं भाई ये जो शॉप में जाके वो किट तो खरीद रहा है ना, वो किट तो खरीद रहा है, किट तो गुड्स बन गया, तो ये पूरा सॉफ्टवेयर भी क्या है, गुड्स है, वो ऐसे बोलता था स्टेट गवर्नमेंट। तो ये क्या करता था, सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर सर्विस टैक्स काटता था, और स्टेट गवर्नमेंट क्या करता था, उस पर वैट काटता था, वैल्यू एडेड टैक्स, सेल्स टैक्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ऐसा करते थे, तो मतलब कोई 100 रुपए के गुड्स पे दोनों चार्ज हो रहे हैं, वैट भी चार्ज हो रहे हैं और सर्विस टैक्स भी चार्ज हो रहे थे, ये तो डबल चीज हो रहा है ना, ये तो गलत है। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया इसीलिए उन्होंने क्या किया, उनको 2 मिनट, ठीक है, इसीलिए उन्होंने क्या किया, ये सब चीज डबल चीज हो रहा था, तो उन्होंने क्या किया कि अब जो है ना सीधा क्लियरली स्पेसिफाई कर दिया कि क्या ट्रांजैक्शन गुड्स है और क्या ट्रांजैक्शन सर्विसेज है, तो कंफ्यूजन ही नहीं कहीं पे, कोई भी अगर कोई चीज तुम लोग बेचते हो तो आपको क्लियरली शेड्यूल 2 में पता चल जाएगा कि वो गुड्स है या सर्विस है। तो यहाँ पे नो कंफ्यूजन, नो कंफ्यूजन रखा उन्होंने, नो कंफ्यूजन, और डायरेक्टली बोल दिया ये चीज गुड्स है या फिर ये चीज सर्विस है, तुम लोग
कोई तुमको डबल टैक्सेशन लेने नहीं आएगा, गुड्स भी बोल के और सर्विस भी बोल के। तो यहाँ पर वही लिखा है, द एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन ट्रीटेड एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस, मतलब दोनों में से एक चीज ही होगा, वो गुड्स होगा या फिर सर्विस होगा, दोनों भी कभी नहीं होगा। ऐसा कोई एक्टिविटीज है जो शेड्यूल 2 में उन्होंने बताया क्लियरली, ठीक है। और शेड्यूल 3 में नेगेटिव लिस्ट। नेगेटिव लिस्ट क्या होता है? नेगेटिव लिस्ट का मतलब होता है, देखो नेगेटिव लिस्ट तो नाम देखने में कहीं, मैं अपने हिसाब से लिख रहा हूँ, ठीक है। नेगेटिव लिस्ट क्या होता है कि ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज जो हम सप्लाई करते हैं, बट गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया है, भाई ये गुड्स एंड सर्विसेज हम कंसीडर नहीं करेंगे कि ये सप्लाई है, मतलब इनडायरेक्टली आपको माफ कर दिया। ये गुड्स एंड सर्विसेज में आप ट्रांजैक्शन करो तो आपको बिल्कुल भी टैक्स चार्ज नहीं होगा, आपको नेगेटिव लिस्ट में रखा है। नेगेटिव मतलब जिसपे जीएसटी चार्ज लगेगा ही नहीं, वो नेगेटिव में। समझा? समझ रहे हो? सिंपल चीज है। कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो, अगर मैं बोलता हूं मैं क्या कर रहा हूं मैं बोल रहा हूं मैं प्रोफेशनल सर्विस दे रहा हूं, प्रोफेशनल सर्विस, सॉरी प्रोफेशनल ने टीचिंग सर्विस दे रहा हूं, ठीक है, टीचिंग सर्विस दे रहा हूं। अब गवर्नमेंट ने बोला टीचिंग सर्विस, अगर 10th तक आप सर्विस देते हो 10th जो प्राइमरी स्कूल बोलते हैं जिसको, राइट है, प्राइमरी स्कूल का अगर सर्विस देते हो तो आपको सर्विस नहीं बोला जाएगा, वो माफ, आपको वो नेगेटिव लिस्ट में डाल दिया हमने, और उस पर कोई आपको टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या बन गया, ऐसा सर्विस दिया मैंने जो नेगेटिव लिस्ट में फॉल होता है, ऐसा सर्विस दिया जो नेगेटिव लिस्ट में फॉल होता है, जिसपे क्या हो जाएगा, टैक्स काटने की जरूरत ही नहीं है, वो नेगेटिव में चला गया। तो समझा? ये तीन चीज क्या बोलना चाहता है, ये तीनों चीज क्या बोलना चाहता है? सिंपल है। फर्स्ट वाला सिंपल में बात करूं तो डीम्ड सर्विस, डीम्ड सप्लाई। डीम्ड सप्लाई मतलब भले तुम कंसिडरेशन लो या मत लो, बट मैं स्टिल उसको सप्लाई मानूंगा। सेकंड क्या बोलता है, भाई सप्लाई या फिर सप्लाई ऑफ गुड्स होगा या फिर सप्लाई ऑफ सर्विस, बट दोनों भी एक चीज नहीं होगा। मतलब मैं अगर सॉफ्टवेयर सेल करता हूँ तो वो गुड्स हो सकता है या फिर सर्विस हो सकता है, बट दोनों भी एक साथ नहीं हो सकता है, जैसे लास्ट टाइम था, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट उसके बाद में नेगेटिव लिस्ट। नेगेटिव लिस्ट वो लिस्ट है अगर उसके अंदर मेरा ट्रांजेक्शन फॉल होता है तो भाई मुझे जीएसटी लगेगा ही नहीं, क्योंकि वो नेगेटिव लिस्ट में चला गया है, ठीक है। इनडायरेक्टली उनको माफ कर दिया जीएसटी से, ठीक है। ऐसा करके मैंने क्या किया आपको शेड्यूल बता दिया। अब स्कोप में जाते हैं हम लोग, डेफिनेशन, मेन डेफिनेशन में जाते हैं। मेन डेफिनेशन क्या बोलता है, स्कोप ऑफ सप्लाई। सप्लाई का डेफिनेशन, डेफिनेशन किसके अंडर में है सर, सेक्शन नंबर 7। सेक्शन 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, अगर कल लिखते हो तो अच्छा मार्क्स मिलेगा। सेक्शन 7 में ये सब सेक्शन है, इसको क्या बोलते हैं, सब सेक्शन बोलते हैं। तो सेक्शन 7 में 1, सेक्शन 7 में 1, सेक्शन 7 में 2 और सेक्शन 7 में 3, ऐसे 3 अपने पास क्या है, ये देखो यहां पर भी देखो शॉर्ट में, सेक्शन 7 में 1, 2 और 3, बीच में अभी ये 1A डाल दिया गया है, अमेंडमेंट हुआ है इसका, ठीक है, अमेंडमेंट हुआ है, वो क्या है वो बता दूंगा मैं। तो ठीक है, सेक्शन 7 में ए बी सी, इसको क्लॉज बोलेंगे, सबसेक्शन 7 सबसेक्शन सॉरी सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी, ठीक है। और ये सेक्शन 7 का सेक्शन 1 है, और फिर 2 और 3, ठीक है, ऐसा करके उन्होंने ओवरव्यू दिया। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे पहला सेक्शन 7 का, जो सब सेक्शन 1 है उसका ए वाला पॉइंट क्या बोलता है। तो सप्लाई, सप्लाई में देखो इधर मैंने लिखा नहीं, ऑल फॉर्म्स क्या बोलते हैं, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई। देखो अगर तुमको यहां पर नहीं दिख रहा है, यहां पर देखो क्या लिखा है, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। समझा क्या बोलना चाहते हैं, हर तरीके वाला। रुको 2 मिनट, ठीक है। तो ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ, ऐसा पढ़ना, ठीक है। तो वो बोलना चाहता है सप्लाई में क्या चीज आता है, सप्लाई में क्या चीज आता है, सप्लाई में हर फॉर्म का सप्लाई आ जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ, जो सेल होगा। सेल मतलब आपको पता है, सेल मतलब सिंपल है, कोई चीज को मैं जाके मार्केट में बेचूं, राइट है, सेल होता है।
मोबाइल जाके मार्केट में जाके बेचूं तो वो सेल बन गया। तो सिंपल चीज है। ट्रांसफर, ट्रांसफर मतलब समझ रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह कोई गुड्स को ट्रांसफर करता हूं मैं। ट्रांसफर इन द सेंस आप बोल सकते हो कि स्टॉक ट्रांसफर होता है, राइट है, क्या होता है स्टॉक ट्रांसफर। देखा है हमने स्टॉक ट्रांसफर, लास्ट टाइम में मैंने एग्जांपल लिया था। जैसे कि मेरा ब्रांच है, ब्रांच, राइट, ब्रांच नंबर 1 और ब्रांच नंबर 2, ठीक है। अब ब्रांच नंबर 1 एंड ब्रांच नंबर 2 ये एक सिटी में और ये एक सिटी में, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मेरा गुड्स है जो यहाँ पे ट्रांसफर करना है, तो वो भी ट्रांसफर, स्टॉक ट्रांसफर बोलेंगे इसको। क्या करेगा, स्टॉक, दोनों भी मेरा ही बिजनेस है, मैं कोई प्रॉफिट नहीं कमा रहा हूँ यहाँ पर सेल करके, यहाँ पे सिर्फ ट्रांसफर कर रहा हूँ मैं गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह। तो यहाँ पर भी क्या हो सकता है, जीएसटी आ जाता है, यहाँ पर भी जीएसटी। ऐसा मत बोलना कि मैंने सेल किधर किया तो जीएसटी क्यों कलेक्ट करने आ रहा हूँ, मेरा गुड्स, मेरा बिजनेस है, मेरा बिजनेस। देखो, अगर इसका इसका रजिस्ट्रेशन अलग है, इसका रजिस्ट्रेशन अलग है, तो भाई तुमको जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा और उसको स्टॉक ट्रांसफर बोला जाएगा, ठीक है। मतलब सप्लाई में सेल भी आता है, तो सप्लाई में स्टॉक ट्रांसफर भी आता है, और सप्लाई में बार्टर भी आता है। बार्टर का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज हम क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। कोई भी चीज हम क्या करते हैं, एक्सचेंज। ये पहले के जमाने में ज्यादा होता था, ठीक है। 100 kg राइस, 100 kg राइस तू मुझे देना, मैं तेरे को 80 kg दाल दे दूंगा, ठीक है। ये होता है एक्सचेंज, होता है, राइट है। एक के साथ दूसरा एक्सचेंज करना उसको बोलते हैं बार्टर ट्रांजेक्शन। क्या बोलते हैं, बार्टर। इसमें कोई पैसा बीच में नहीं आता है, बस वो गुड्स का वैल्यू के हिसाब से उन लोग क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं वो बेसिस पे, ठीक है, उसको बार्टर बोलते हैं। तो इसमें भी क्या आएगा, जीएसटी आ जाएगा अगर कोई ऐसा चीज करते हो तुम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्या आएगा, एक्सचेंज। एक्सचेंज कब होता है सर, देखो बार्टर में ऑलमोस्ट हम लोग क्या करते हैं, पूरा का पूरा क्या करते हैं, गुड्स में ट्रांजैक्शन होता है। मतलब तूने पूरा का पूरा राइस ले लिया और पूरा का पूरा दाल ले लिया, उसके बीच में कोई कैश आया ही नहीं। बट इन केस अगर मैं ये बोलूं किसमें, अगर मैं एक्सचेंज की बात करूं, एक्सचेंज की बात करूं, तो एक्सचेंज क्या कहेगा मुझे, एक्सचेंज क्या बोलेगा, देखो मोबाइल का बात करता हूँ। मोबाइल, आजकल मोबाइल बहुत बिकते हैं, राइट। मोबाइल 1, राइट है। ये मोबाइल कौन सा है मेरा, ये सैमसंग का मोबाइल है, समझो सैमसंग का मोबाइल, ठीक है। और मोबाइल जो दूसरा मेरा फ्रेंड के पास जो मोबाइल है, वो शायद मेरा आईफोन का मोबाइल होगा, समझो ये, ठीक है। तो इसका प्राइस है ना, आईफोन का प्राइस समझो 60,000 मान के चलो, राइट। और इसका प्राइस जो है, इसका प्राइस समझो 20,000 मान के चलो, ठीक है। तो दोनों ने नया नया मोबाइल ले लिया, और उसके बाद में क्या हो गया, ये फ्रेंड क्या बोलता है, ये फ्रेंड फ्रेंड अपना, राइट, ये फ्रेंड बोलता है भाई मुझे है ना पैसे की जरूरत है, अब मुझे ये मोबाइल जो है ना बेचना है, ठीक है। तो मैंने उसको क्या ऑफर दिया, भाई तू बेच क्यों रहा है, कितने में बेचेगा। तो बोलेगा भाई मैंने इसको लाख में खरीदा था, अभी 60,000 में उसको बेचना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसने क्या बोला, ठीक है डोंट वरी, तू क्या कर, मुझे ये 60,000 का मोबाइल दे दे, मैं तेरे को जो है ना 20,000 का अपना मोबाइल दे देता हूँ, तो बचा हुआ 40 जो होगा मैं तेरे को कैश दे दूंगा, ठीक है। दुकान आप जाके शॉप में बेचने से अच्छा मैं यहाँ पर ये कर लेना, एक्सचेंज कर लेते हैं अपन, ठीक है। तो ऊपर वाला कंसिडरेशन उसने कैश में पे किया, तो ये चीज बना एक्सचेंज। ऐसा कोई ट्रांजैक्शन होता है तो हाँ भाई यहाँ पर क्या आएगा, जीएसटी आ जाएगा बीच में। इसको जीएसटी आने से पहले इसको क्या बोला जाएगा, इसको सप्लाई बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, सप्लाई। क्योंकि यहाँ पर डेफिनेशन हम किसका बात कर रहे हैं, सप्लाई। जिस दिन सप्लाई बोलेगा तब जाके तो जीएसटी की बात करेंगे, क्योंकि सप्लाई इज अवर टैक्सेबल इवेंट है वो अपना, राइट है। सप्लाई होगा तो ही हम जीएसटी के बारे में बात कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे कभी, राइट। आगे बढ़ते, लाइसेंस। कोई भी चीज का हम लाइसेंस लाइसेंस दिया जाता है, राइट है। तो लाइसेंस यूज करने के लिए दिया जाता है, तो हम कभी कभी क्या करते हैं, लाइसेंस को सामने वाले को देते हैं यूज करने के लिए, राइट है। लाइसेंस को क्या करते हैं, यूज करने देते हैं। जैसा कॉपीराइट, कॉपीराइट, कोई कॉपीराइट, कॉपीराइट, राइट है। तो ब्रांड हो गया, ब्रांड नेम, ब्रांड नेम, राइट। ये सब क्या है, हम क्या लाइसेंस पड़ा होता है अपने पास, लाइसेंस, ठीक है। वो चीज हम क्या करते हैं, दूसरे को सेल करते नहीं है, हम सेल भी कर सकते हैं, लाइसेंस यूज करने देते हैं। हम क्या करते हैं, यूज करते, सेल करते। अगर ये चीज अगर आता है बीच में कि भाई तेरा नाम मैं यूज करूंगा, तेरे गाने में यूज करूंगा, तेरा ब्रांड में यूज करूंगा, राइट है, कुछ कुछ पीरियड के लिए, तो वो भी एक लाइसेंस यूज करना भी क्या बन जाएगा, सप्लाई माना जाएगा उसको।
उसके बाद में क्या है सर, उसके बाद में है रेंटल का मतलब भी वही चीज होता है। रेंटल और लीज का मतलब कोई अलग नहीं है। लीज थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए दिया जाता है, मतलब मैंने एक प्रॉपर्टी, एक जमीन ले रहा हूं, मैं लैंड ले रहा हूं मेरा फैक्ट्री बनाने के लिए, राइट, और 100 साल के लिए ले रहा हूं, 99 ईयर्स ले रहा हूँ, ठीक है, 99 ईयर्स, तो वो बन गया लीज बन गया मेरा। वो भी क्या है, मैं यूज कर रहा हूँ ना, लैंड तो उसने बेच नहीं दिया, यूज कर रहा हूँ, तो वो यूज को भी सप्लाई बोला जाएगा। एंड प्लस रेंटल, रेंटल तो नॉर्मली आपको पता है रेंट किसको बोलते हैं, राइट है, कोई प्रॉपर्टी को हम रेंट पे लेते हैं और उसको पे करते हैं सामने को, तो वो भी सप्लाई ऑफ सर्विस बोला जाएगा। रेंट है ना, मैं बेचता नहीं घर, वहां पर क्या देता है, सिर्फ यूज करने के लिए देता हूँ। ये सब यूज क्या होता है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज होते हैं, तो इसको भी क्या बोला जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस बोला जाएगा, मतलब सप्लाई बोला जाएगा। सप्लाई ऑफ गुड सर्विस बाद में डिसाइड करेंगे। डिस्पोजल, डिस्पोजल क्या होता है, डिस्पोजल मतलब जब मेरा बिजनेस 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 कोविड के चक्कर में क्या हो गया, बंद हो गया, बंद। अब ये कोविड के चक्कर में बंद हुआ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अंदर के जो सामान है, मेरे इतने सारे प्रॉपर्टीज मैंने खरीद के रखे थे, फिक्स एसेट पड़े, उसको सेल करना पड़ेगा मुझे। तो जिस दिन सेल करने जाऊंगा, डिस्पोज करने जाऊंगा मेरे बिजनेस को, तो वो भी चीज क्या बोला जाएगा, सप्लाई बोला जाएगा। हमने पहले डेफिनेशन पढ़ा था बिजनेस में कि क्या क्या चीज इंक्लूड होता है, क्या क्या चीज एक्सक्लूड होता है, तो वो सब चीज सप्लाई माना जाएगा। तो डेफिनेशन ऑफ सप्लाई में ये तो हम लोग ने पढ़ लिया कि क्या क्या चीज आना चाहिए। फर्स्ट क्या आना चाहिए, सेल, फिर उसके बाद क्या आना चाहिए, एस, सेल, फिर इसके बाद में टी, बी, ई, एल, आर, एल, डी। तो इसमें जो बनता है आप बना लो अच्छे से, देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपको बस क्या करना है, उसको याद करना अच्छे से। हाँ, आगे वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, अगर ये सब चीज सप्लाई इनपुट, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोज, मेड मतलब किया गया हो, या फिर एग्री टू बी मेड करने वाले हो, राइट है, मतलब ये सब ऊपर जो भी है, मैं सेल करने वाला हूँ, या मैं सेल कर दिया, या ट्रांसफर करने वाला हूँ, ट्रांसफर कर दिया, या फिर बार्टर करने वाला हूँ, या बार्टर कर दिया, ये जो चीज है ना, एग्रीड टू बी मेड, हाँ मैं करने वाला हूँ या फिर कर दिया, ये चीज होना चाहिए उसके अंदर, राइट। एंड फॉर किसके लिए होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर कंसिडरेशन के लिए होना चाहिए, पैसे के लिए होना चाहिए, बिना कंसिडरेशन का हम नहीं मानेंगे सप्लाई। तो फर्स्ट 1A में क्या लिखा गया है, 1A में ये सब चीज होना चाहिए, और वो कंसिडरेशन के लिए होना चाहिए, और मेड होना चाहिए, और टू बी मेड होना चाहिए, ठीक है। और वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, फॉर बिजनेस, क्या बोल रहा है, फॉर बिजनेस के लिए होना चाहिए, पर्सनल पर्पस के लिए नहीं होना चाहिए। अगर मैंने घर पे पड़ा हुआ एक फर्नीचर उसको मार्केट में जाके बेच देता हूँ, तो वो मेरा सप्लाई के डेफिनेशन में नहीं आएगा, क्योंकि वो घर घर पे जो फर्नीचर पड़ा हो मेरा बिजनेस नहीं है, मेरा बिजनेस अलग होता है, राइट है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फॉर बिजनेस पर्पस, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। क्या बोल रहे हैं, ये जब बिजनेस वर्ड यूज करता हूं, तो बिजनेस का मतलब क्या होता है, बिजनेस का मतलब होता है इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस चलाते वक्त की बात, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। और सेकंड, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, फर्दरेंस का मतलब क्या होता है कि बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए जो मेरे पास, बिजनेस को चलाने के लिए जो मैं कर रहा हूँ, ये सब चीज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, वो सब चीज सप्लाई माना जाएगा। और उस सबका मेन मुद्दा क्या है, वो होना चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ कंसिडरेशन, ठीक है। अब सेकंड सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, देखिए सेकंड पॉइंट बोलता है इंपोर्ट ऑफ सर्विस। सर्विस मतलब कोई भी चीज मैं इंपोर्ट जब करता हूँ, और वो सर्विस होना चाहिए, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। इंपोर्ट का मतलब क्या माना, मैं बाहर से क्या कर रहा हूँ, कुछ सर्विसेज को ले रहा हूँ, अदर देन इंडिया, इंडिया को छोड़ के, इंडिया से बाहर से मैं कुछ सर्विस ले रहा हूँ इंडिया में, तो वो सर्विस क्या बोला जाएगा, सप्लाई माना जाएगा। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो अच्छे से ध्यान रखना। यहाँ पर लिखा है बिजनेस हो या ना हो मुझे कोई परवाह नहीं, बिजनेस हो या ना हो मुझे कोई परवाह नहीं है। तू पर्सनल पर्पस के लिए बाहर से सर्विस लेता है, या फिर बिजनेस पर्पस के लिए लेता है, दोनों भी सर्विस क्या बोला जाएगा, इंपोर्ट ऑफ सर्विस सप्लाई माना जाएगा। देखो कितना सिंपल वे में, ऊपर क्या था, ऊपर जब डेफिनेशन दे रहे थे वो बिजनेस पर्पस के लिए दे रहे थे, बट यहाँ पर बिजनेस का बात ही नहीं किया, वो पर्सनल पर्पस में भी अगर आप सर्विस लेते हो सामने वाले से। अगर समझो एग्जांपल में, अगर मैं आज यहाँ पर मेरा घर बन रहा है, और घर का इंटीरियर्स मुझे ना हाई लेवल इटालियन इंटीरियर्स चाहिए, तो मैं इटालियन से, इटली से क्या कर रहा हूँ,
एक आर्किटेक्चर को बुला रहा हूँ और बोल रहा हूँ मेरा पूरा घर को वैसा सजा दो। अब मैं वो घर को सजा दे रहा है और उसको पेमेंट तो करना पड़ेगा मुझे। अब मैं पेमेंट करूंगा बंदे को, और वो बंदा क्या करेगा आगे जाके, आगे मतलब जो भी इटली में रहता है उसको पेमेंट कर दूंगा मैं मेरे तरफ से, मैंने उससे सर्विस इंपोर्ट करवा लिया, उसको पेमेंट कर दिया। तो ऐसे टाइम पे उसको सप्लाई माना जाएगा। क्या माना जाएगा? उसको सप्लाई माना जाएगा, समझा? भले वो पर्सनल पर्पस के लिए हो, अगर बिजनेस के लिए हो तो भी माना जाएगा और पर्सनल के लिए हो तो भी माना जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। सी पॉइंट मतलब सेक्शन 7 का सब सेक्शन 1 का क्लॉज सी, शेड्यूल 1 मतलब शेड्यूल 1 में क्या आया था? सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, ऐसे कोई एक्टिविटी जिसका सप्लाई कंसिडरेशन के बिना हो रहा है, जिसका सप्लाई कंसिडरेशन के बिना हो रहा है, फिर भी उसको सप्लाई माना जाएगा। यहाँ पर मैंने क्लियरली लिखा है, इसको बोलते हैं डीम्ड सप्लाई। क्या बोलते हैं? डीम्ड। तो डीम्ड सप्लाई ऐसा कोई भी लिस्ट है, मैं पढ़ा दूंगा, वो लिस्ट भी यहाँ पर क्या हो जाएगा? सप्लाई माना जाएगा और उसको भी टैक्सेबल करार किया जाएगा। आगे जाके हम वो शेड्यूल 1 जब पढ़ेंगे तब समझेगा। मैंने शेड्यूल 1 का पहले से बता दिया, ऐसे कोई सप्लाई जहां पर कंसिडरेशन नहीं होता है स्टिल उसको सप्लाई मानेंगे हम। ठीक है, तो शेड्यूल 1 ये कवर कर लिया विदाउट कंसिडरेशन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते। अब सब सेक्शन 1 ए में क्या है? एक नोटिफिकेशन आया, अमेंडमेंट किया। अमेंडमेंट में क्या बोला गया है कि गुड्स या सर्विसेज जो शेड्यूल 2 में लिखा है, शेड्यूल 2 यहाँ पर है, देखिए शेड्यूल 2 में हमने क्या पढ़ा? वही चीज है, गुड्स एंड सर्विसेज, राइट है। मैंने सॉफ्टवेयर का एग्जांपल दिया यहाँ पे, तो वही चीज है। तो वो बोलना चाहता है कि सप्लाई गुड्स होगा या फिर सप्लाई सर्विस होगा। तो एक ही चीज पे गुड्स और सर्विस दोनों भी नहीं होगा। जैसा मैंने एग्जांपल सॉफ्टवेयर का दिया था, याद करो। सॉफ्टवेयर पहले क्या था? दोनों भी चार्ज होता था, सर्विस टैक्स और वैट। बट अब क्या हुआ? ऐसा नहीं होगा, अब दोनों में से एक ही होगा, तो सर्विस माना जाएगा, उसको गुड्स माना जाएगा। तो वही चीज लिखा है इन्होंने। ठीक है, आगे बढ़ते। आगे क्या लिखा है? आगे है एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 3। अब शेड्यूल 3 में क्या था भाई? शेड्यूल 3 में क्या था? शेड्यूल 3 में नेगेटिव लिस्ट था, जिसको सप्लाई भी नहीं मानेंगे और जिसको गुड्स ऑफ सर्विस भी नहीं मानेंगे, गुड्स ऑफ सप्लाई भी नहीं मानेंगे। तो यही पे लिखा है अच्छे से, नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स और नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, नेगेटिव लिस्ट। तो वही चीज बोलना चाहता है। 2 में क्या लिखा है? एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 3 मतलब शेड्यूल 3 मतलब नेगेटिव लिस्ट। एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज एंगेज्ड इन पब्लिक सर्विस मतलब ऐसा कोई सर्विसेज गवर्नमेंट एंगेज्ड है। गवर्नमेंट में कौन कौन आता है? सेंट्रल, स्टेट, लोकल, ये सब आते हैं। ठीक है, और किसके लिए एंगेज है? पब्लिक सर्विस के लिए एंगेज है। मतलब आपने को रेलवे सर्विस दे रही है तो पब्लिक सर्विस हो गई, राइट। तो ऐसे काम में गवर्नमेंट एंगेज है, तो वहां पे गवर्नमेंट क्या करती है? नोटिफाई करती है। नोटिफाई किया है कुछ चीजों को कि भाई ये चीज पे जीएसटी नहीं आएगा, ये चीज पे मतलब इनडायरेक्टली जीएसटी नहीं आएगा, इसको सप्लाई मत मानो। तो ये जो सेकेंड वाले पार्ट है ना, वो क्या है? वो कुछ नहीं है। शाल बी ट्रीटेड नाइदर गुड्स और सर्विस और सप्लाई ऑफ सर्विस। ना गुड्स और सर्विस मानो उसको, ना सॉरी सप्लाई ऑफ गुड्स मानो उसको, ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस मानो। इनडायरेक्टली ये दोनों भी नॉट जीएसटी, इस पे जीएसटी आएगा ही नहीं, इस पे जीएसटी नहीं आएगा, इस पे जीएसटी नहीं आएगा, नो जीएसटी। क्योंकि इसको सप्लाई हम एक नेगेटिव लिस्ट वाला सप्लाई है, और एक कौन सा है? जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर रही है कि भाई ये सर्विस मैं उस पर जीएसटी नहीं लगने दूंगा, ये नोटिफाइड वाला है। मतलब नोटिफिकेशन थ्रू इन्होंने क्या किया? उसको जीएसटी माफ कर दिया। इनडायरेक्टली सप्लाई के डेफिनेशन में ये सब सप्लाई है, बट जो सेक्शन 2 वाला सप्लाई ये एक्सक्लूड होता है। ये क्या होता है? एक्सक्लूड होता है, क्योंकि ये नेगेटिव लिस्ट और गवर्नमेंट वाली सर्विसेज है जो नोटिफाई की, जिसपे जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे लास्ट वाला एंड फाइनल वन एंड लास्ट वन क्या बोलता है कि जीएसटी क्या, सॉरी गवर्नमेंट में क्या बोल रहे? गवर्नमेंट को अगर मन किया, किसका रिकमेंडेशन से? काउंसिल का रिकमेंडेशन। जीएसटी का काउंसिल है, राइट है। फाइनेंस मिनिस्टर इसका हेड है, राइट है। तो काउंसिल ने अगर रिकमेंड किया और वो रिकमेंडेशन वो सामने वाला एक्सेप्ट करता है, तो स्पेसिफाई बाय नोटिफिकेशन, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? नोटिफिकेशन डालकर ऐसे ट्रांजैक्शन को क्या करेगी?
गुड्स भी ट्रीट कर सकती है, सर्विस भी ट्रीट कर सकती है उनके हिसाब से। मतलब ए पॉइंट में क्या है, अगर वो गुड्स है तो सॉरी सप्लाई लिखा है मैंने, सर्विस होना चाहिए, सॉरी 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 ये रॉन्ग है, ठीक है, सर्विस होना चाहिए। गुड्स है तो सर्विस नहीं मानेंगे और गुड्स नहीं है तो सर्विस मानेंगे, तो दोनों में से एक ही होगा, ठीक है, गुड्स होगा या फिर सर्विस होगा, गुड्स होगा या फिर सर्विस होगा। तो फर्स्ट केस में क्या लिखा है मैंने, गुड्स लिखा है तो सर्विस नहीं है, यहाँ पर गुड्स नहीं है तो सर्विस है, ठीक है। तो ऐसा करके रिकमेंडेशन, मतलब यहाँ पर थर्ड पॉइंट में बोल रहा है कि मेरी मर्जी भाई, जिस दिन मुझे ऐसा लगा सॉफ्टवेयर को सर्विस बोलना है तो मैं बोल दूंगा नोटिफिकेशन के थ्रू सर्विस बोल के, अगर जिस दिन मुझे मन लगा उसको गुड्स बोलना है तो मैं बोल दूंगा अपने नोटिफिकेशन थ्रू, अपने जीएसटी का काउंसिल जो बैठता है उनके उनसे रिकमेंडेशन लेकर, ठीक है। ऐसा करके हमने क्या किया, ये पूरा डेफिनेशन पढ़ लिया विथ 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 क्लियरिटी के साथ। तो आप लोग एक बार जाकर अगर डेफिनेशन देखोगे तो आपको अभी कुछ ज्यादा समझ में आएगा, और अगर नहीं समझ में आता है तो प्लीज कमेंट करना और बताना मुझे कि नहीं समझा सर, तो मैं उसको आपके लिए कोशिश करूंगा और एक वीडियो डाल के इसको समझाने की, ठीक है। मेरे हिसाब से तो मैंने कोशिश की अपनी तरफ से अच्छे से समझाने की, ठीक है। तो देखो एक बार देख लेना ये सब चीज, मैं इसको रीड करते पिटूंगा तो बहुत टाइम चला जाएगा, ठीक है। यही चीज मैंने जो जो लिखी है वो सब चीज यहाँ पर कवर हो चुकी है। तो अब उसका ओवरव्यू, ये भी चीज अगर देखोगे आप समझ में आ जाएगा कि यस इसको सप्लाई मानेंगे, नो यस नो यस नो, ये एक बार देखो आपको पूरा डिटेल में क्लियर है, क्योंकि हमने अभी पूरा डेफिनेशन पढ़ लिया, तो ये सब चीज अपने लिए कुछ भी नहीं है अभी, ठीक है। तो सेम चीज यहीं पर है, सेल परचेज ट्रांसफर, देखो इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस, सप्लाई, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, एक्सक्लूड्स याद है एक्सक्लूड, तो अभी ये एक्सक्लूड किधर था, यहाँ पर था ना, ये एक्सक्लूड पार्ट था, ये वाला ये एक्सक्लूड पार्ट था, देखो तो बता दो ये क्या है, एक्सक्लूजन ही है, एक्सक्लूजन ही, ठीक है, ये एक्सक्लूजन है क्योंकि नेगेटिव लिस्ट आ गया इसके अंदर, और प्लस गवर्नमेंट के कुछ नोटिफाइड सर्विसेस आ गए जो टैक्स, जो सप्लाई नहीं माना जाएगा या फिर उसको नॉट टैक्सेबल बोला जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखो शॉर्ट में एक एक बार दिखा दूंगा, मैं बता दूंगा क्या है चीज के अंदर। सर ये पूरा पढ़ना है क्या, हाँ एक बार रीड कर लो, ऐसा याद नहीं करना है कोई चीज, ठीक है। सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, देखो अभी जो डेफिनेशन किया उसी का ओवरव्यू ले रहे हैं, क्या बोल रहा है वो सब, ठीक है, ये चैप्टर डेफिनेशन हम चैप्टर 2 में पढ़ लिए। सप्लाई मस्ट बी ओनली गुड्स एंड सर्विसेज, राइट है। उसके बाद में ये सब चीज छोड़ो, ये हम आगे जाके पढ़ने वाले, ये मिक्स सप्लाई, ये वही दे रहा है, मिक्स सप्लाई, कॉम्पोजिट सप्लाई, कंबाइन सप्लाई, वो सब हम लोग है ना आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ये देखो हमने बात किया था एग्रीड और एग्री टू बी मेड, सॉरी सप्लाई मेड और एग्री टू बी मेड, तो सप्लाई एक्चुअल में हो या फिर करने वाले हो, एग्रीमेंट करके रखा है करने वाले हैं हम लोग, तो फ्यूचर में होगा तो उसको भी सप्लाई के डेफिनेशन कहाँ देखा था सर, ये हमने, ये देखो ना याद है क्या, ये देखो किधर गया यार, यहाँ पर लिखा है देखो, ये देखो राइट है, यहाँ पर लिखा है। चलो ऐसा करके मैंने ये देख लिया, ठीक है। फॉर कंसिडरेशन यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल में देखो मैं फ्रीली बता रहा हूँ, फ्री फूड इन अन्न क्षेत्र, तो एक जगह रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है जहां पर फ्री में खाना बांट रहे, तो जहां पर फ्री में खाना बांट रहे, फ्री कंसिडरेशन है, तो वहां पे जीएसटी भी नहीं आएगा, ठीक है। ये नोटिफिकेशन प्रेस रिलीज किया था उस हिसाब से बोल रहा हूँ, ठीक है। सेकंड, ये जो है सेकंड एग्जांपल में क्या लिखा है, एक आर्टिस्ट है जो क्या कर रहा है, अपना आर्ट बनाकर गैलरी में दे रहा है, तो सप्लाई ऑफ आर्ट वर्क बाय आर्टिस्ट टू आर्ट गैलरी फॉर एग्जीबिशन, तो उसका वो आर्ट को गैलरीज ले लेते हैं और उसको एग्जीबिशन में क्या करते हैं, शो करते हैं, वहां पर सब पब्लिक आते हैं और वो देखते हैं वो आर्ट को, और वहां पर वो आर्ट किसी को पसंद आता है तो वहां पर वो बाई करता है, तो जिस दिन सप्लाई करता है
आर्ट वर्क सप्लाई करता है व्हेन सेंट टू गैलरी, तो उस पर कोई जीएसटी नहीं आएगा क्योंकि वहां पे कोई इवेंट बना नहीं, सप्लाई ही नहीं माना गया, क्योंकि वो आर्टिस्ट ने क्या किया, सिर्फ सामने वालों को एग्जीबिशन के लिए दिया। तो गैलरी वाले ने कोई बड़ा, उसने पहले से बोल नहीं दिया कि मैं पैसे दे दूंगा, इसका कंसिडरेशन दूंगा, उसने कोई कंसिडरेशन की बात नहीं हुई। तो इसीलिए आर्ट वर्क व्हेन सेंट टू गैलरी, तो वहां पर कोई जीएसटी नहीं आएगा क्योंकि गैलरी वाले ने सिर्फ उसका आर्ट वर्क लिया है, उसको कोई कंसिडरेशन नहीं दे रहा है। बट जिस दिन एग्जीबिशन में वो आर्ट वर्क सबको दिखाया जाएगा और उसमें कोई बायर आ जाते हैं, कोई बायर आके सेलेक्ट करता है वो आर्ट को, और पर्टिकुलर आर्ट को सेलेक्ट करके उसको क्या करेगा, पे करने रेडी हो जाएगा, तो वहां पे एक्चुअल सप्लाई होता है और उसको जीएसटी माना जाएगा, उस पे जीएसटी एप्लीकेबल, उसको सप्लाई बोला जाएगा एक्चुअल में, ठीक है, उसको सप्लाई बोला जाएगा, फिर जीएसटी का प्रोविजन उसको एप्लीकेबल होना शुरू होगा। तो ये एग्जांपल में वही चीज दिया है सेकेंड में कि आर्टिस्ट जब गैलरी में अपना आर्ट वर्क देता है तो वहां पर जीएसटी लगेगा नहीं क्योंकि वहां पर सप्लाई नहीं हुआ। उसके बाद में जब कोई बायर आके वो उसको आर्ट को सेलेक्ट करता है और लेकर जाता है और उसको कंसिडरेशन पे करता है, वहां पर सप्लाई इवेंट होता है और वहां पे जीएसटी का प्रोविजन एप्लीकेबल होता है। उसके बाद में थर्ड एग्जांपल में क्या दिया, फ्री सैंपल में कोई भी आप विदाउट कंसिडरेशन फ्री सैंपल क्या कर रहे हो, बांट रहे हो, तो जीएसटी नहीं आएगा जब तक कोई एक्टिविटीज शेड्यूल 1 में फॉल नहीं होता है। शेड्यूल 1 क्या किया था हमने, शेड्यूल 1 मतलब डीम्ड सप्लाई, जब तक वो डीम्ड सप्लाई नहीं होगा तब तक उस पर जीएसटी का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा, राइट है। तो ये फ्री सॉरी फ्री सैंपल का कैसे याद रखोगे, अगर वो शेड्यूल 1 में फॉल होता है, शेड्यूल 1 में, तो हाँ जीएसटी लगेगा। शेड्यूल 1 में नॉट फॉल होता है, नॉट फॉल, तो क्या करोगे, इस पे जीएसटी नहीं आएगा, ठीक है, सिंपल है। चलो फर्दर कोर्स ऑफ बिजनेस, मैंने बताया था कि बिजनेस के लिए होना चाहिए, फिर फर्दर कोर्स ऑफ बिजनेस, इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो वहां पे एक एग्जांपल है, पढ़ लेना। एग्जांपल क्या बोलना चाहता है, देखो मैं इधर शॉर्ट में लिखा है वो बता दूंगा मैं आपको। फर्स्ट एग्जांपल में क्या है, कोई पर्सनल कार बेच रहा है, बिकॉज नो इनपुट टैक्स क्रेडिट एट द टाइम ऑफ परचेस। यहाँ पर देखो एक गाड़ी है मेरे पास, ठीक है, गाड़ी है, पर्सनल कार है मेरा, ठीक है, पर्सनल है, यार बहुत गंदा बन गया ये, ठीक है, जो भी है अब समझ लेना, ठीक है, ये कार है मेरी, ठीक है, हाँ ये कार है मेरी, ये पर्सनल है, ठीक है, पर्सनल, मैं बिजनेस के लिए यूज नहीं करता, मेरा पर्सनल घर का कार है, और इसको मैं बेचने चला बेचने गया, तो इसको इस पे जीएसटी आएगा क्या सर, नहीं आएगा। पर्सनल चीजों पे जीएसटी नहीं लगता है, क्लियरली बोला है, क्योंकि बिजनेस होगा तो क्यों आएगा सर, बिजनेस होगा तो क्यों है, क्योंकि बिजनेस जब परचेस की होगी कार, कार जब परचेस की होगी तो उसका इनपुट क्रेडिट लिया होगा, उसने इनपुट क्रेडिट लिया होगा। मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको इनपुट, फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में इनपुट क्रेडिट का थोड़ा डिटेल दिया होगा, तो फर्स्ट लेक्चर देखो, सेकंड लेक्चर देखो, आपको समझ में आएगा। तो इनपुट क्रेडिट उसने लिया होगा, तो क्रेडिट लिया होगा तो सेल के टाइम पे टैक्स भी भरना पड़ेगा उसको फिर। बट पर्सनल पर्सनल जब कार की बात आती है तो पर्सनल कार में अपन कोई इनपुट क्रेडिट नहीं लेते क्योंकि उसका कोई बिजनेस से अपना ताल्लुक नहीं होता है, तो जो बिल बनता है वो चुपचाप अपने पास से रख के लेते हैं, उसका कोई बेनिफिट लेने नहीं जाते हैं। तो इसीलिए पर्सनल का जब बात आता है तो नो इनपुट क्रेडिट लिया है हमने, कोई इनपुट क्रेडिट लिया ही नहीं, तो एट द टाइम ऑफ परचेज तो हम सेल क्यों भरे, सेल का टाइम पे क्यों भरे टैक्स, राइट है। जब टैक्स बेनिफिट ही नहीं लिया, इनपुट क्रेडिट नथिंग बट टैक्स बेनिफिट लेना, तो टैक्स बेनिफिट ही नहीं लिया तो मैं सेल के टाइम पे क्यों भरने जाऊँ, तो वो चीज वो बात करता है। उसके बाद में पॉइंट नंबर 5, सॉरी इलुस्ट्रेशन 5 क्या बोलता है, ये इंडिविजुअल बंदा है, ये इंडिविजुअल है, वो जो सेल कर रहा है, ठीक है, वो सेल कर रहा है क्या, ज्वेलरी, ज्वेलरी देखो इंडिविजुअल घर का चीज है, इंडिविजुअल कैपेसिटी है, सेल कर रहा है, तो उस पर जीएसटी का बात ही नहीं आएगा क्योंकि फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए या फिर बिजनेस के लिए होना चाहिए। बिजनेस में अगर मैंने कोई सोने का चीज खरीद के रखा है उसको बेचता हूँ तो फिर मेरे को क्या होगा, जीएसटी लगेगा, अदरवाइज मेरे पे जीएसटी नहीं आएगा। सेम सिंपल, अगर यही चीज, ये दोनों चीज, अगर ये दोनों चीज अगर बिजनेस होता मेरा तो मेरे पे जीएसटी का प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाता है, ठीक है। अब इंपोर्ट ऑफ सर्विस, इंपोर्ट ऑफ सर्विस में क्या लिखा है सर, इंपोर्ट ऑफ सर्विस का मतलब क्या है, मैं बाहर से, मैंने एग्जांपल दिया आर्किटेक्ट का, राइट, वही एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है उन्होंने। तो एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है, किसका एक्सेप्शन है, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का।
देखो बिजनेस एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस चलाने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए अगर कोई भी चीज करता हो तो मुझे जीएसटी एप्लीकेबल होता है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर पर्सनल चीजों पे भी आ जाता है, पर्सनल चीजों पे भी आ जाता है। अगर आप घर आपका, मैंने बोला बाहर से सर्विस लेके आपने घर अच्छे से इंटीरियर्स करवा लिया तो उस पर भी जीएसटी आएगा, क्योंकि इम्पोर्टेशन ही है। क्या ये इम्पोर्टेशन, बाहर से कुछ मंगवाया चीजें बट सर्विस मंगा रहा है, राइट है, तो उस पर लग जाएगा। और यहाँ पे क्या एप्लीकेबल हो जाएगा, आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा। आरसीएम मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, राइट है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वेरी इंपॉर्टेंट। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म मतलब यहाँ पर एक कौन होगा और ये कौन होगा, ये यूएसए वाला बंदा है, ठीक है, ये इंडिया वाला बंदा है, ठीक है, इसने इसको सर्विस दिया, इसने इसको पेमेंट दिया, तो इसका काम बनेगा कि गवर्नमेंट को जाके, देखो ये रिसिपिएंट है, राइट है, और ये सर्विस प्रोवाइडर है, तो मेन तो इसको भरना चाहिए। बट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या बोलता है भाई, रिवर्स चार्ज में गवर्नमेंट को कौन भरेगा, आके रिसिपिएंट भरेगा। तो रिसिपिएंट का काम बनेगा कि गवर्नमेंट को जाके टैक्स भरे, क्योंकि ये यूएसए वाला, ये आके थोड़ी ना भर सकता है गवर्नमेंट को, ये तो अपना यूएसए में रहेगा, वो क्यों जीएसटी फॉलो करेगा तुम्हारा, राइट। तो इसीलिए इस पे आरसीएम एप्लीकेबल होगा, मतलब जो इंपोर्ट करेगा उसको जीएसटी भरना पड़ेगा, ना कि सप्लायर को, राइट है। पर्सनल कंजम्पशन भी इंक्लूड हो जाता है, और बिजनेस फर्दर कोर्स ऑफ बिजनेस दोनों में, मतलब बिजनेस के लिए लो या मत लो, पर्सनल के लिए लो, तो ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस एप्लीकेबल हो जाएगा, उन पे जीएसटी आ जाएगा और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में लगेगा। तो यहाँ पर एग्जांपल में इन्होंने कोई नहीं वही चीज लिखा है उन्होंने, रुको, अरे यार, फर्स्ट में क्या है, इंपोर्टेशन किया है उसने, सर्विस इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, कोई चीज उसने बाहर से मंगाया, बिजनेस कंसल्टेंसी लिया उसने, तो उस पे जीएसटी लायबल फॉर जीएसटी है, आईजीएसटी। मतलब मैं आईजीएसटी का भी मैंने आपको एग्जांपल दिया कब कब आता है, तो आगे जाके हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में सब करेंगे। तो इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस, यहाँ पर सर्विस लिया, यहाँ पर आर्किटेक्चर सर्विस लिया न्यूयॉर्क बंदे से, तो वो नॉट फॉर अ बिजनेस, स्टिल इज लायबल फॉर द जीएसटी, ठीक है। तो ऐसे करके हमने आज कोशिश की और कवर की कि मैंने ये दो टॉपिक को आज कवर किया। अब हम आगे मतलब नेक्स्ट लेक्चर के लिए वेट करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या कवर करेंगे, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 कोशिश करेंगे। तो हमारे ये दो टॉपिक हो गया अभी आज के लिए। चलिए धन्यवाद, और हाँ, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद द स्टूडेंट हु आर इन नीड। ये जिस जिसको जरूरत है प्लीज उनको भेज देना यार, फ्री में हो रहा है, मैं बहुत बार हर वीडियो में बोलता हूँ ऐसा, ठीक है। और हो सकता है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आप ज्वाइन हो सकते हो, सीए कृष्णा वाडेकर आप लिख सकते हो, ठीक है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल। तो वो टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पर हम लोग जो हो सकता है मेरे से शेयर करते जाता हूँ मैं, कुछ नोट्स हो गया या फिर कुछ क्वेश्चंस हो गए, वहाँ पर मैं शेयर करते जाता हूँ, और वहाँ पर आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो मेरे, अगर कुछ आपको ज़रूरत पड़ी तो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आज का टॉपिक बस हुआ यहाँ तक, ठीक है, धन्यवाद। और प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल, जितना हो सकता है फैला दो, ठीक है। चलो बाय, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।